हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज मैं आप लोगों को मनोविज्ञान का पहला अध्याय मनोवैज्ञानिक गुणों में जो विभिन्नता पाठ है इसका क्या कराने वाला हूं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को इस पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था, तो जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो को नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं पैनल पीडीएफ या हमारा किसी भी चैप्टर का नोट्स प्राप्त करना तो आप टेलीग्राम चैनल बिहार एसएस लोकर एकेडमी के नाम से है, इसे आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो, जहां पर आपको किसी भी चैप्टर का पीडीएफ नोट्स मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे अपने आज के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। पहला अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो जब ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो हम लोग अपना दूसरा अध्याय आत्म एवं व्यक्तित्व को शुरू करेंगे, यानी सेल्फ और पर्सनालिटी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो आत्म और व्यक्तित्व पाठ हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए अपने आज के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस सेशन को कंप्लीट किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामयिक बुद्धि क्या है और इसके 4 आयामों की चर्चा करें। तो सामयिक बुद्धि मेरे भाई, क्या मैंने आप लोग को बताया था कि सामयिक बुद्धि क्या होता है। यह हमारे भावनात्मक पक्ष से संबंधित होता है, जिसमें हम अपने और दूसरे के इमोशन को जानना, उसको समझना, उसको प्रकट करना और साथ ही साथ मूल्यांकन करते हैं, जो हमारा सामयिक बुद्धि कहलाता है। इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन जो है सैलोवे तथा मेयर ने 1990 ईस्वी में किया था। सैलोवे तथा मेयर ने कब किया? 1990 ईस्वी में किया था। और इसके 4 आयाम हम लोग को आगे देखना है। सेम परिभाषा में यही चीज बताया जो मैंने आप लोग को बताया। कह रहा है कि इस बुद्धि का संबंध भावनात्मक पक्ष से है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि मनुष्य का अपने और किसी दूसरे व्यक्ति के संवेग को समझने, उनका मूल्यांकन करने और नियंत्रण करने में संबंधित होता है। यह इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सामयिक बुद्धि कहते हैं। सामयिक बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में सैलोवे तथा मेयर ने इसे परिभाषित किया था और उन्होंने सामयिक बुद्धि को एक प्रकार की सामाजिक बुद्धि के रूप में भी परिभाषित किया था। तो ये हमारा क्या है? सामयिक बुद्धि है। अब इसके अगर हम लोग 4 आयाम की बात करेंगे तो सामयिक बुद्धि के 4 आयाम निम्नलिखित है। पहला आयाम कौन सा है? तो मनोभाव का प्रत्यक्षण करना। दूसरा, भावनात्मक सूचनाओं को समझना और विश्लेषित करना या विश्लेषण करना। तीसरा जो हमारा आयाम है वो है संज्ञानात्मक क्रियाओं द्वारा मनोभावों को प्रोत्साहित करना और भावनात्मक क्रियाओं या ज्ञान का उपयोग करना या 2 मनोभावों को निर्देशित करना। तो ये हमारे क्या है? 4 आयाम है सामयिक बुद्धि के। तो अगर आपसे केवल सामयिक बुद्धि क्या है पूछेगा तो आप उसको लिख दीजिएगा। अगर उसके साथ पूछ दे कि इसके 4 आयामों की चर्चा करें तब आपको ये 4 आयाम लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि बुद्धि को परिभाषित करें। तो बुद्धि का परिभाषा अगर आपको अपने स्तर से याद है तो जरूर लिखिएगा। अगर कोई चाह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक का जो बुद्धि का परिभाषा उसको याद करें तो आप या तो वेस्लर का याद कर लीजिए या टर्मन का या किसी एक और मनोवैज्ञानिक का याद कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। लेकिन वेस्लर का आप लोग जरूर याद करिएगा। कहा जा रहा है बुद्धि के बारे में कि कई मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा दी है, लेकिन कोई भी जो है बुद्धि की परिभाषा नहीं दे सका है। उसके कार्यों के आधार पर लोगों ने बुद्धि की परिभाषा दिया। बताया जा रहा है कि अस्टर्न के अनुसार नई परिस्थितियों के साथ सफल अभियोजन करने की क्षमता ही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। इसके बाद वेस्लर के अनुसार बताया गया किसी व्यक्ति द्वारा उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कार्य करने, तर्कयुक्त चिंतन करने और तथा अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से अभियोजन करने की क्षमता को क्या कहा गया? बुद्धि कहा गया है। तो बुद्धि का परिभाषा में वेस्लर का आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वेस्लर का इंपॉर्टेंट है। बाकी टर्मन हो गया, उसके बाद और भी अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, अस्टर्न थे, एडवर्ड थे, इन सभी लोगों ने बुद्धि का परिभाषा दिया था। तो आप किसी और एक का भी याद कर सकते हैं। बात करेंगे तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर पूछा जा रहा है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण मेरे भाई क्या होता है? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जैसा कि पता चल रहा है आप लोग को शब्दों के बारे में, यानी इसमें जो हम परीक्षण करेंगे किसी भी व्यक्ति पर, तो उस व्यक्ति से हम क्या करेंगे? शब्दों के माध्यम से जो है उससे प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब वो क्या करेगा? शब्दों के माध्यम से ही देगा, यानी मौखिक रूप से। कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो परीक्षण भाषा अथवा शब्दों के माध्यम से ली जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहेंगे। इसी को हम लोग वाचिक बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। क्या कहेंगे? वाचिक बुद्धि परीक्षण भी हम लोग कहेंगे। वाचिक बुद्धि परीक्षण के नाम से भी हम लोग इसको जानेंगे। इसका उपयोग हम लोग किस व्यक्तियों पर करते हैं? जो व्यक्ति बोलने में
सक्षम हो, ठीक ना, लिखने में, तो उस पर हम जो है इस तरह का परीक्षण का उपयोग करते हैं। कहा जा रहा है कि इन परीक्षणों में परीक्षक परीक्षार्थी से अनेक प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर उसे शब्दों के माध्यम से देना होता है, अतः इसे ही हम लोग वाचिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद बात करेंगे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का। तो इसमें बताया गया है कि इस परीक्षण में भाषा के प्रयोग के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, और अतः इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहेंगे। इस तरह का परीक्षण के द्वारा व्यक्तियों के बुद्धि के स्तर को मापा जाता है जो भाषा का प्रयोग करने में असमर्थ हो, यानी जो बोल नहीं पा रहे हो, जो गूंग हो, ठीक है, जिनको सुनाई ना दे, तो उन लोगों के लिए क्या किया जाएगा, कार्य करवाया जाएगा, कार्य के आधार पर जो उनका परीक्षण किया जाएगा, तो वो क्रियात्मक परीक्षण कहलाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सीलगुण से आप क्या समझते हैं। तो सीलगुण मतलब होता है एक तरह का खास गुण जो किसी भी व्यक्ति में होता है, लेकिन कुछ समय के लिए जो उसके अंग में स्थिर रहते हैं। जैसे हमारा हंसना, तो हमारा हंसना भी एक तरह का क्या है, खास गुण ही है, लेकिन हम हंसते हमेशा के लिए नहीं है, 24 घंटा के लिए नहीं है। जब हंसने का जब प्रवृत्ति होगा, कोई अच्छा या चुटकीला वाला बात होगा, तब हम लोग हंसेंगे, तो इस तरीके क्या होगा, एक सीलगुण होगा। तो कहा जा रहा है कि व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण या सीलगुण से तात्पर्य व्यक्ति के किसी खास गुण से है, जैसे हंसमुख होना, आत्मविश्वासी होना आदि से है, जो व्यक्ति के कार्यों में अपने आप प्रकट होता है तथा कुछ समय के लिए ये स्वभाव अंग बनकर स्थिर रहता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो इस तरह का सीलगुण होता है, हंसना हो गया, हंसने का काम हो गया, आत्मविश्वासी होना, ये सभी तरह का जो काम है ये कुछ समय के लिए हमारे अंग में स्थिर होते हैं। तो यही सब गुण जो है क्या कहलाता है, सीलगुण कहलाता है, जो एक तरीके का खास गुण होता है। तो सीलगुण भी पूछा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता का वर्णन करें। तो ये भी मैंने आप लोग को बताया था कि जो बुद्धि का परीक्षण होता है वो जीवन के हर अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो, हर जगह बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बुद्धि परीक्षण करेंगे। तो बुद्धि परीक्षण करेंगे तो किन किन लोगों पर हम लोग ज़्यादातर करते हैं, तो मंद बुद्धि बालकों का पता लगाने में हम लोग क्या करते हैं, बुद्धि परीक्षण करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग बुद्धि का परीक्षण करते हैं कि कौन सा बच्चा जो है पढ़ने में कैसा है, कम मतलब कि पढ़ने में तेज है कि ज़्यादा तेज है पढ़ने में, उसका हम लोग परीक्षण करके पता लगाते हैं। इसके बाद बौद्धिक दुर्बलता के निदान करने में, उसको निपटारा करने के लिए भी हम लोग बुद्धि परीक्षण का उपयोग करते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग बुद्धि परीक्षण का जो उपयोग है जीवन के हर अलग अलग क्षेत्र में इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि और संस्कृति में क्या संबंध है। तो बुद्धि और संस्कृति में गहरा संबंध है। संस्कृति बुद्धि को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। विभिन्न संस्कृतियों में बुद्धि की अवधारणा में विभिन्नता पाई जाती है। बुद्धि को संस्कृति के उत्पादन के रूप में देखा गया है। बौद्धिक प्रक्रियाओं एवं कौशलों को सांस्कृतिक परिवेश बहुत हद तक निर्धारित करती है। और इसके बाद बताया गया है कि बुद्धि को सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के साथ अनुकूलन करने में मूल्यवान समझा गया है। तो यहाँ पर बुद्धि और संस्कृति में संबंध दिया है। आगे जाकर के आपको जो है जो संस्कृति हमारा कल्चर हो गया, व्यक्तित्व और संस्कृति में क्या संबंध है, ऐसे करके भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उस चैप्टर में भी हम लोग समझेंगे, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्धि और संस्कृति में क्या संबंध है, तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है, वर्णन करें। तो बुद्धि मेरे भाई कितने प्रकार की होती है, तो मैंने आप लोग को बताया था 3 प्रकार की बुद्धि होती है। पहला कौन कौन सा है, तो सामयिक बुद्धि है, दूसरा आध्यात्मिक या व्यवहारिक बुद्धि है, और तीसरा आध्यात्मिक बुद्धि हमारा होता है। तो बुद्धि मुख्यतः कितने प्रकार की होगी, तो 3 प्रकार की। सामयिक बुद्धि मैंने अभी आप लोग को शुरू में ही बताया कि यह हमारे भावनात्मक पक्ष से संबंधित होता है। इसमें हम अपने और दूसरे की जो भाव हो गए, इमोशन हो गए, उसको समझना, उसका मूल्यांकन करना, उसको प्रकट करते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, सामयिक बुद्धि होता है। इसके बाद अगर हम लोग व्यवहारिक बुद्धि की बात करेंगे तो इसमें बताया गया है कि जिन व्यक्तियों में व्यवहारिक बुद्धि ज़्यादा होती है वो अपने समस्याओं का समाधान जो है जल्द और आसानी से करते हैं। और इसमें जो है हम अपने समस्याओं के साथ साथ अगर हम अपने जो व्यावसायिक परिवेश हैं, व्यवसाय में लोगों के साथ अच्छे से रहना, ठीक ना, लोगों के साथ घुल मिल कर रहना, जो अपने व्यवसाय संबंधित समस्या है उसका भी समस्या का समाधान हम लोग व्यवहारिक बुद्धि के माध्यम से करते हैं। तो व्यवहारिक बुद्धि हमारा क्या होगा कि मनुष्य के जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उसका समाधान करने में ये क्या करता है, मदद करता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आध्यात्मिक बुद्धि का, तो आध्यात्मिक बुद्धि में बताया गया है कि इसका संबंध हमारे धर्म से नहीं होता है,
यह मनुष्य के जीवन के अर्थों एवं मूल्यों से संबंधित है और व्यक्ति इससे जुड़ी समस्याओं का हल ढूंढता है एवं व्यक्ति इनके माध्यम से क्या करता है, अपने परिवेश को विस्तृत कर उसे सृजित कर और नियमों में परिवर्तन लाने में सफल होता है। तो यही हमारा क्या है, आध्यात्मिक बुद्धि है। तो आध्यात्मिक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि और सामवेगिक बुद्धि, यही तीनों बुद्धि के प्रकार हैं। इसे ही आप लोग जरूर लिखिएगा। ये आप जब भारतीय भवन किताब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें बताया गया। अगर एनसीईआरटी में देखिएगा तो इसी का नाम चेंज करके जो अलग बताया गया है। ऐसे गार्डनर का भी बुद्धि का आप लोग याद रखिएगा कि गार्डनर की बुद्धि 8 प्रकार की होती है। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्पीयरमैन के दो खंड या द्विखंड सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1927 ईस्वी में बुद्धि के द्विखंड का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि में 2 तत्व होते हैं। एक होता है आपका कौन सा तत्व, तो एक होता है सामान्य तत्व जिसको सामान्य योग्यता के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है विशिष्ट तत्व जिसको विशिष्ट योग्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसको एस फैक्टर और जी फैक्टर कह के संबोधित करते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पर कि 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 खंड का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार बुद्धि में क्या होती है, 2 तत्व होती है, पहला सामान्य और दूसरा विशिष्ट। सामान्य तत्व में उन्होंने ये बताया कि सामान्य तत्व विशिष्ट तत्व से क्या होता है, अधिक अपेक्षाकृत महत्व रखता है, और सामान्य जो तत्व होते हैं ये हर व्यक्ति में कम या ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये जन्मजात होता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसमें ये सामान्य योग्यता, ये सामान्य तत्व रहते हैं और वो अपने जो भी कार्य होते हैं, ठीक ना, तो उन कार्यों को, मानसिक कार्यों को सफल करने में इस सामान्य योग्यता के माध्यम से जो है वो क्या करते हैं, अपने मानसिक कार्यों को अच्छे तरीके से क्या करते हैं, सफल बनाते हैं। और हर लोगों में ये योग्यता जो है भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। उसी तरह विशिष्ट तत्वों में क्या बताया गया, या विशिष्ट योग्यता में, कि अगर व्यक्ति अपने जो भी विशेष कार्य हैं अगर उसकी पूर्ति उसको करना है तो क्या करता है, विशिष्ट तत्वों के माध्यम से करता है। इसे व्यक्ति क्या करता है, अर्जित करता है, यानी प्राप्त करता है। ये जन्मजात नहीं होता है, व्यक्ति को ये जन्मजात नहीं मिलता है, व्यक्ति इसको क्या करता है, अर्जित करता है। और ये हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग रूप में होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। जिनमें ज़्यादा होगा वो व्यक्ति अपने विशिष्ट तरह के कार्यों को पूरा करने में सफल होगा। तो यही सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व है। देखिए मैं अपने लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, बिना देखे हुए चीज़ों को मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ नहीं रहा हूँ। तो इसलिए आप भी कोशिश करिएगा कि जो भी ये उत्तर आपको मिलेगा इसको पढ़ करके और अपने लैंग्वेज में बनाने का आप लोग कोशिश करिएगा, क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप रुको रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझ करके खुद से आंसर को बनाना है, खुद से आंसर को लिखना है, ताकि जो चेक करने वाला एग्जामिनर है आपको क्या करे, अच्छा से अच्छा नंबर दे, नंबर ज़्यादा काटे नहीं। क्योंकि इस वर्ष आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे बच्चों का नंबर बहुत कम आया है और बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे थे कि उनका 80% प्लस आएगा, उनका इतना नंबर आएगा, इस सब्जेक्ट में इतना आएगा, लेकिन उनके इच्छा के विरुद्ध जो है कम नंबर आ गया है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी गलती होगी, कहीं ना कहीं चेक करने वाले की भी गलती है। तो आप लोग अपना गलती ना दोहराएं या आप लोग अपना गलती ना करें, इसलिए आप लोग को अपने भाषा में चीज़ों को लिखना है। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं, जिसको हम लोग IQ बोलते हैं। बुद्धि लब्धि क्या है, इसको मैंने आप लोग को समझाया था कि बुद्धि लब्धि जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी बच्चे का हम लोग टेस्ट करके, परीक्षण करके ये जानने का कोशिश करते हैं कि वो अपने ही उम्र के बच्चे से औसत बुद्धि का है कि औसत से कम या अधिक बुद्धि का है। तो बताया गया है कि बुद्धि लब्धि एक उम्र विशेष के बच्चे की बुद्धि की तुलना उसी उम्र के अन्य बालक से कर इस बात का हमें ज्ञान होता है कि वह बच्चा औसत या औसत से कम या अधिक बुद्धि का बालक है। यही हमारा क्या कहलाता है, बुद्धि लब्धि है। बुद्धि लब्धि का सूत्र भी मैंने आप लोग को बताया था, जिसको हम लोग IQ बोलते हैं, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100, यानी MA बटा CA गुणे 100 होता है। ये सूत्र मैंने आप लोग को बताया था और याद भी रखना है, इससे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका व्यक्तिक बुद्धि है। व्यक्तिक बुद्धि मीन्स क्या होगा, ये गार्डनर का जो हम लोग बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़े थे, जिसमें बुद्धि के 8 प्रकारों का उन्होंने चर्चा किया है, 8 प्रकार के बारे में। तो उसमें एक व्यक्तिक बुद्धि है। व्यक्तिक बुद्धि यानी कि इसमें व्यक्ति क्या करेगा, खुद यानी स्वयं के बारे में समझना, अपने इमोशन को, अपने समय को जानना, उसको नियंत्रित करना, यह व्यक्तिक बुद्धि में संबंधित होता है। यानी कहा जा रहा है कि इस बुद्धि का संबंध अपने आप या स्वयं को समझने और अपनी पहचान संबंधित ज्ञान को विकसित करने से है। व्यक्तिक बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने भाव एवं संवेगों को निर्देशित एवं नियमित करता है और अपने व्यवहार को उचित ढंग से प्रदर्शित करता है। तो यही हमारा व्यक्तिक बुद्धि कहलाता है।
इसके बाद अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे तो वो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यानी व्यक्ति बुद्धि का अपोजिट। इसमें क्या होगा कि हम अपने को छोड़ करके जो अन्य दूसरे व्यक्ति हैं उनके संवेग, उनके इमोशन के बारे में हम लोग समझेंगे। यानी इस बुद्धि का संबंध दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा क्रियाओं को समझने की क्षमता से संबंधित है, और इस बुद्धि का उपयोग राजनीतिक लोग, शिक्षक और धर्म प्रचारक लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें अपने छोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के जो आवश्यकता हो गई, दूसरे के जो क्रियाएं हो गई, उसको समझने में हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये हमारा कौन सा बुद्धि होगा, तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगा। और व्यक्तिक बुद्धि में हम स्वयं के बारे में समझेंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन देखेंगे वो है आत्म प्रतिवेदन, जिसको हम लोग सेल्फ रिपोर्ट बोलेंगे। सेल्फ रिपोर्ट इसमें हम कैसे बनाएंगे, तो कहा जा रहा है कि यह व्यक्ति के मूल्यांकन करने की एक विधि है। इस विधि का उपयोग व्यक्ति स्वयं के बारे में समझने, खुद को सूचना देने में करता है, और ऐसा करने के लिए वह व्यक्ति क्या करता है, डायरी या मनोवैज्ञानिक परीक्षण या साक्षात्कार का उपयोग करता है। यानी जो आत्म प्रतिवेदन है, सेल्फ रिपोर्ट है, ये हम क्या करते हैं इसका उपयोग, तो इसका उपयोग हम खुद के बारे में समझने के लिए, जानने के लिए, या खुद के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए, सूचना देने के लिए हम क्या करते हैं, डायरी लिखते हैं या मनोवैज्ञानिक परीक्षण करवाते हैं, ताकि हम खुद के बारे में समझ सके, खुद के बारे में जान सके। तो वही क्या कहलाता है, आत्म प्रतिवेदन कहलाता है। यह क्या है, एक तरह का विधि होता है मूल्यांकन करने का, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। आत्म प्रतिवेदन, इसको इंग्लिश में सेल्फ रिपोर्ट बोलते हैं, और ये मूल्यांकन की एक विधि होती है। क्वेश्चन संख्या 13 पर आएंगे कि बुद्धि लब्धि यानी IQ और सामयिक लब्धि में क्या अंतर है। तो मैंने आप लोगों को क्लास के दौरान भी बताया था कि बुद्धि लब्धि IQ क्या करता है, यह हर तरह के व्यक्तियों की बुद्धि के स्तर को मापता है, और ये बताता है कि वो व्यक्ति किस तरह का बुद्धि वाला बालक है। लेकिन सामयिक लब्धि EQ क्या करता है, EQ, तो EQ काम क्या करता है कि जो सामयिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनके बुद्धि के स्तर का ही जांच करता है। यह हर व्यक्ति की बुद्धि का स्तर को जांच नहीं करता है, ये केवल सामयिक लब्धि वाले व्यक्तियों के बुद्धि का स्तर को जांच करता है। तो बताया गया कि बुद्धि लब्धि और सामयिक लब्धि में निम्नलिखित अंतर है। बुद्धि लब्धि यानी कि बुद्धि लब्धि का उपयोग बुद्धि का स्तर को मापने के लिए करते हैं, और सामयिक लब्धि के बारे में बताया गया है कि सामयिक लब्धि का प्रयोग व्यक्ति के सामयिक बुद्धि की मात्रा बताने के लिए हम लोग करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, IQ बोलते हैं, IQ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EQ बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान में आप लोग रखिएगा। इसके बाद एक और अंतर हम लोग देख लेते हैं। एक अगला अंतर है कि बुद्धि लब्धि में किसी भी व्यक्ति के बुद्धि के स्तर को जांच किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी तरह का बुद्धि वाला व्यक्ति उसके स्तर को जांच करेंगे। लेकिन इसमें जो सामयिक लब्धि EQ में क्या होगा, EQ में हम लोग केवल सामयिक बुद्धि वाले व्यक्तियों के बुद्धि का स्तर को क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो ये दो अंतर आप लोग को जरूर ध्यान में रखना है। 2 नंबर में आपका या 2 अंक में जो है आपका ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 14 कि सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मकता जिसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो सृजनात्मकता का अर्थ बताया गया कि अंग्रेजी शब्द क्रिएटिविटी से बना है, जिसे हम लोग उत्पादन, रचनात्मक या सृजन करना, सृजन मतलब होता है बनाना, उससे ये संबंधित होता है। जिसमें बताया गया कि कई मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मकता की परिभाषा दी है, जिससे या जिसमें से मुख्य कौन से, तो ऑस्टेन्स, जेम ड्रेवर और मेडनिक है। ये कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, सृजनात्मकता का परिभाषा दिया। सृजनात्मकता मतलब याद रखना क्रिएटिविटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यानी सृजन करना, किसी भी चीज़ का निर्माण करना। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो आपका होमवर्क है, मतलब आप लोग जो खुद से 3 प्रश्नों का आप लोग बनाइएगा। पहला जो प्रश्न है, गार्डनर के बुद्धि के प्रकार का वर्णन करें, जिसमें मैंने आप लोग को बताया भी है कि गार्डनर की बुद्धि 8 प्रकार की होती है। तो जब मैंने आप लोग को चैप्टर समझाया था तो उसमें बताया था कि गार्डनर की बुद्धि कौन कौन सी 8 प्रकार की। फिर 5 सिद्धांत यानी 5 मॉडल का वर्णन करने के लिए, जिसमें बताया था मैंने कि 1994 में जेपी दास, नागलेरी और किर्बी ने बुद्धि के 5 मॉडल का विकास किया। तो 5 मॉडल को भी ज़रूर आप लोग बनाइएगा। और तीसरा प्रश्न है कि अभिक्षमता से आप लोग क्या समझते हैं। तो इन 3 प्रश्नों को आप लोग ज़रूर होमवर्क के तौर पे अपने कॉपी में ज़रूर बनाइएगा और इसको भी याद करिएगा। और जितने भी मैंने प्रश्न आप लोग को कराया वो सब इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। और अगर इसका आप लोग पैनल PDF या PDF नोट चाहते हैं तो आप हमारा बिहार SS लोकर अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। बाकी ये क्लास कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के दौरान। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से
करते रहिए। धन्यवाद।